नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाऊंगी रस्किन बॉन्ड की कहानी। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि रस्किन बॉन्ड को भारत इतना पसंद आया था कि वो यहाँ के हिमालय के बीच में उन्होंने रहने का निर्णय ले लिया और मसूरी को अपना घर घोषित कर दिया। मसूरी में रहते रहते दोस्तों वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे। छोटी छोटी जो किंवदंतियाँ होती है, जो कहानियाँ कही जाती है, उनको सुना करते थे और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को मिला के बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करते थे। यहाँ तक कि कहानियाँ जो है कई कोर्स बुक में भी आती हैं। दोस्तों इन्हीं कहानियों को पढ़ते पढ़ते जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगी, उस कहानी का नाम है दी ओवरकोट। थोड़ी सी डरावनी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस कहानी के साथ इसको सुनाने में जस्टिस कर पाऊँ। दोस्तों ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने अपने ही ऊपर लिखी है कि एक रात जो है, मतलब जो दिसंबर की रात है और आप सब जानते हैं कि मसूरी एक बहुत ही ठंडा शहर है। दिसंबर की रात है, पूरा हिमालय जो है सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही वो जो रात है वो चांदनी रात है। और हम सब जानते हैं कि चांदनी रात में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आप आसमान को टच करते हुए रह रहे हो, पॉल्यूशन नहीं होता और ऊपर से जो बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों के ऊपर, उसकी चमक उसमें और ज़्यादा रोशनी ले आती है। तो रस्किन बॉन्ड जी, मतलब जो नरेटर हैं, वो खुद कह रहे हैं दोस्तों कि ऐसी रातों को मैं अक्सर जो है अपनी रज़ाई के अंदर चुपचाप गर्म पानी की बोतल लिए और एक किताब लिए सोना ही पसंद करता हूँ। मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन आज मुझे उठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक पार्टी में बुलाया गया है और ये कुछ फेमस लोग हैं मसूरी के, और अगर मैं इनकी पार्टीज़ में नहीं जाता हूँ तो वो एक तरह से अभद्रता कहलाती है, वो अच्छा नहीं लगता, तो जाना तो मुझे पड़ेगा। उनके घर से पार्टी का जो वेन्यू था दोस्तों वो तकरीबन 1 मील का था और उन्होंने वॉक करके जाना ज़्यादा सही समझा। 2 तो उन्होंने पहने स्वेटर, मोटे मोटे हाथों से बने हुए, और इसके अलावा जितना अच्छी तरीके से हो सकता है खुद को कवर किया और जाते जाते सामने लटके हुए ओवरकोट को भी पहन लिया। अभी वो कुछ दूर ही चले थे दोस्तों कि उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी 15 या 16 साल की लड़की खड़ी है। थोड़ा सा घबराए कि इतनी सुनसान रात में ऐसी लड़की अकेले रास्ते में क्या कर रही है, लेकिन जिस तरह से वो ड्रेसअप हुई थी, जिस तरह से वो तैयार थी, रस्किन बॉन्ड को या नरेटर को एकदम से ये लगा कि अच्छा हो सकता है जैसे मैं पार्टी में जा रहा हूँ वैसे ही बच्ची भी जा रही है और ये भी मेरी तरह ही पैदल जाना चाहती है। कुछ कदम थोड़ा उन्होंने जल्दी से बढ़ाए और पहुंच गए उस लड़की के पास। जैसे ही वहां पहुंचे तो लड़की ने मुड़ के देखा तो नरेटर जो है उसको देखते रह गए। बड़ी ही खूबसूरत आंखों वाली लड़की थी। उसने बहुत ही प्यार से रस्किन बॉन्ड की तरफ देखते हुए कहा, उनको मतलब वेलकम किया, नमस्कार किया, हेलो किया और बोला कि माय नेम इज़ जूली, मेरा नाम जूली है और मैं वो जो सामने रोशनी दिख रही है ना पेड़ों के बीच में, उस घर की पार्टी में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वहीं जा रहे हैं। बस दोस्तों प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई और नरेटर का जो शक था वो भी एक यकीन में बदल गया। दोनों ने कहा बहुत अच्छी बात है और दोनों साथ चलने लगे। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों रस्किन बॉन्ड को ड्रिंक करना अच्छा लगता था, तो वो तो अपना ड्रिंक करने में चले गए और ज़्यादा खाने पीने में मतलब हल्का फुल्का खा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान जूली के ऊपर था। जूली इतना नाच रही थी, कभी अकेले नाचती, कभी किसी को साथ लेके नाचती, और जैसे कहते हैं ना एक यंग लड़की, एक प्रफुल्लित एनर्जेटिक जो लड़की होती है उसकी तरह बिहेव कर रही थी। लेकिन खा भी कुछ नहीं रही थी, ना ड्रिंक कर रही थी ना कुछ खा रही थी, बस नाच रही थी, गानों में गुनगुना रही थी और इतनी खुश नज़र आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं, जैसे कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना चाहती है। पार्टी आगे बढ़ती गई दोस्तों और मिडनाइट हो गई तो रस्किन बॉन्ड जो है वापस जाने के लिए निकल पड़े तो देखा कि जूली भी उनके साथ आ गई है और जूली ने कहा कि जैसे हम साथ आए थे हम साथ चले वापस। तो
ठीक है, साथ चलने लगे दोस्तों। और जिस पॉइंट पे जूली उनको मिली, उसी पॉइंट पे जाके जूली ने उनसे कहा कि अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मेरा घर जो है ना, मेरे को अपने घर का रास्ता पता है, एक शॉर्टकट भी जानती हूँ, मैं चली जाऊँगी। इतनी रात थी दोस्तों, मिडनाइट थी और अंधेरा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, जंगल था। तो रस्किन बॉन्ड को थोड़ी सी चिंता हुई और उन्होंने जो है उस लड़की से कहा कि बेटा, मतलब तुम अकेले कैसे जाओगी, तुम जा पाओगी? तो जूली जवाब देती है कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, यहाँ से एक पगडंडी है और एक शॉर्टकट है। हाँ, मेरा घर वो ऊपर चोटी में है, बिल्कुल मैक्सिमम चोटी में, मैं चली जाऊँगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, जूली चली गई और नरेटर भी अपने घर चले गए और जाके रेस्ट किया। दूसरे दिन सुबह दोस्तों नरेटर को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं जाके अपना ओवरकोट खुद ही ले आता हूँ। हाँ, मैं आपको सॉरी बताना भूल गई कि जैसे वो जाने लगी तो इन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन तुम इतने कम कपड़े पहन के आई हो और अभी तुमको और चोटी की तरफ जाना है, तो तुम्हें काफ़ी ठंड लग सकती है, तो प्लीज़ तुम मेरा ओवरकोट पहनो। जूली ने भी मना नहीं किया और वो जल्दी वापस देने का वादा करके वहाँ से चली गई। तो बात आके रुकी कि दूसरे दिन सुबह नरेटर उठे और उन्होंने सोचा अब कहाँ वो बच्ची नीचे वापस देने आएगी मेरा ओवरकोट, तो क्यों ना मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। वो गए, चढ़ते रहे, इतना इजी रास्ता दोस्तों वहाँ था नहीं। जब वो बिल्कुल चोटी पे पहुँचे और बताए गए एड्रेस पे पहुँचे तो थोड़ा सा हैरान हुए दोस्तों, क्योंकि जूली ने जो अपना घर बताया था वो घर नहीं, एक खंडहर था। उसमें छत भी नहीं थी, टूटी फूटी अवस्था में थी। उनको एक बार को थोड़ा दुख सा हुआ कि क्या ये लड़की मुझे बुद्धू बनाकर चली गई, कौन थी, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में हैं। तब तक उन्होंने देखा दोस्तों वहाँ एक महिला जो है अपना खेतों में काम कर रही थी और उस महिला से जाके उन्होंने इस बारे में पूछा। तो जूली का नाम अभी आया नहीं था बीच में, तो उस महिला ने बताया कि आप जिस घर को ढूंढ रहे हैं वो घर वो सामने है। तो और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि आज से 40 साल पहले इस घर के जो ओनर थे वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अब वो यहाँ नहीं रहते, वो बल्कि एक्सपायर हो चुके हैं। और उनके एक्सपायर होने का कारण जो था वो बहुत मार्मिक है। बहुत दुखी थे वो दोनों पति पत्नी, क्योंकि उनकी एक जवान बेटी थी जो कि 15 या 16 साल की थी और उससे टीबी हो गया था। बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत खुशी से रहते थे, बच्ची को बहुत अच्छे अच्छे शौक थे नाचने का, गाने का, लेकिन टीबी हुआ उसे और उन दिनों टीबी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था और इस वजह से जूली चली गई। दोस्तों जैसे ही नरेटर ने जूली नाम सुना उनके वो कांपने लगे, वो बहुत डर गए और उन्हें मतलब सारी चीज़ें उनकी आंखों में अपने आप आ गई। इससे ज़्यादा वो और कुछ पूछने की स्थिति में थे नहीं, लेकिन वो महिला उन्हें बताती है कि अगर आप यहाँ से अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है एक कब्रिस्तान मिलेगा और उस कब्रिस्तान में जो है जूली की कब्र है। दोस्तों वापस तो आना था, लेकिन नरेटर को एक जिज्ञासा होती है कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और जाके एक बार देखूँ कि क्या है। जैसे वो चढ़ के किसी तरीके से उस कब्रिस्तान पे पहुंचते हैं दोस्तों, तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन बारिश, बर्फ़ और ठंड की वजह से कब्रों की जो हालत है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है। लेकिन वहीं पे एक बहुत छोटी सी कब्र है जिसका पत्थर भी बहुत छोटा सा है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, वो बिल्कुल अच्छी अवस्था में है। पता नहीं कैसे वो हर मौसम की मार से बचा हुआ है। वो नज़दीक जाते हैं, उसको थोड़ा अपने हाथों से साफ़ करते हैं तो दोस्तों उसमें जूली का नाम लिखा होता है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी होती है कि आई थिंक वो 1924 से 1936 तक की डेट उसकी होती है, जन्म से मृत्यु तक की, और कुछ उसके बारे में लिखा होता है। जो नरेटर होते हैं दोस्तों बहुत ही शॉक में जाते हैं, बहुत उन्हें दुख भी लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि कल रात वो जिससे मिले, जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो क्या हुआ। और उसी मन से वो जैसे ही वापस पलटते हैं दोस्तों कि अचानक उन्हें लगता है उन्होंने कुछ देखा और वो धीरे से पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि उस पत्थर के पीछे उन्हें कुछ अपनी जानी पहचानी सी चीज़ की एक झलक दिखाई दी है। वो वहाँ जाते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जो उनका ओवरकोट होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तह बनाकर पत्थर के पीछे रखा गया होता है एक शेड में, ताकि उसमें किसी भी प्रकार से कोई मतलब उसको खराबी ना आए। वो चुपचाप उस ओवरकोट को उठाते हैं दोस्तों और अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों, और थोड़ा सा दुख भी लगा होगा, डर लगा या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस कहानी को पढ़ के बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ मैंने अपने दिमाग से इमेजिन किया और ये सोचा कि रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ क्यों लोग इतना पढ़ना चाहते हैं, क्यों इतना सुनना चाहते हैं। आपसे फिर जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।